अगस्त 1945 इंसान ने अपनी ही बनाई आग से 2 शहरों को राख कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी। एक पल में लाखों जिंदगियां बुझ गई और जो बचे वो बन गई हिबाकुसा। दोस्तों ये शब्द याद रखना, हिबाकुसा। ये थे तो जीवित गवाह उस दिन के जब आसमान से आग बरसी थी, लेकिन जापानियों ने इन हिबाकुसाओं को वो जख्म दिए जो परमाणु बम से भी बुरे थे। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी कि अमेरिका को जापान पर परमाणु बम गिराना पड़ा, और परमाणु बम गिरने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी का कैसा नजारा था। उसके साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि जापानियों ने परमाणु बम से जीवित बचे लोगों को ऐसे गहरे जख्म क्यों दिए जो परमाणु बम से भी बुरे थे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज हम जानेंगे इतिहास का सबसे काला पन्ना। दोस्तों ये समय था 1945 का। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। यूरोप में हिटलर की हार लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन एशिया में एक और मोर्चा खुला हुआ था, जापान। ये वो दौर था जब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ ध्वस्त होती मानवता और दूसरी तरफ उभरती महाशक्तियां। जापान 1930 के दशक से ही आक्रामक सैन्य नीति अपना रहा था। उसने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया, 1937 में चीन पर हमला किया और फिर अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड के खिलाफ अचानक हमला करके जापान ने खुद को युद्ध के केंद्र में ला खड़ा किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया और इसकी वजह से 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों शुरुआत में अमेरिका जापान के खिलाफ आइलैंड हॉपिंग की रणनीति अपना रहा था। अमेरिका जापानी कब्जे वाले द्वीपों को एक एक करके आजाद कर रहा था, लेकिन जापानी सैनिक आत्मसमर्पण की बजाय आत्मघाती लड़ाई लड़ते थे और इसकी वजह से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। जैसा कि हर एक द्वीप पर लड़ाई में हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान जा रही थी, और ऐसे में एक सवाल उठा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे युद्ध एक ही झटके में खत्म हो जाए। इधर दोस्तों जापान ने स्पष्ट रूप से आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। जापान का सम्राट हिरोहितो, जिसकी जापान के लोग भगवान की तरह पूजा करते थे, उसने जापान के सैनिकों को एक कोड दिया, बुशिडो, जिसका मतलब होता है आत्मसमर्पण, मतलब कायरता। उसके साथ दोस्तों अमेरिका को यह भी पता था कि यदि उसने जापान पर सीधा हमला किया तो लाखों जापानी नागरिक और हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। खैर दोस्तों 26 जुलाई 1945 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जापान को पोस्ट डैम डिक्लेरेशन के जरिए अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हें पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा। इस धमकी के बाद जापान ने चुप्पी साध ली और पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि जापान आत्मसमर्पण नहीं करने वाला। वैसे दोस्तों अमेरिका ने 1939 में ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। यह इतिहास का सबसे गुप्त और सबसे महंगा वैज्ञानिक प्रयोग था। इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक और इंजीनियरों का एक गठजोड़ था। दुनिया के सबसे बड़े दिमाग एक साथ जुटे थे, जैसे रॉबर्ट ओपनहाइमर, एनरिको फर्मी और रिचर्ड फेनमैन जैसे वैज्ञानिक। दोस्तों ये विज्ञान की वो दौड़ थी जिसमें मानवता दांव पर थी और लक्ष्य था एक ऐसा हथियार बनाना जिससे युद्ध एक ही झटके में खत्म हो जाए। उसके बाद दोस्तों 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में इतिहास का पहला परमाणु विस्फोट किया। इसका कोड नेम था ट्रिनिटी टेस्ट। दोस्तों इस परमाणु विस्फोट को देखकर ओपनहाइमर को भगवत गीता का एक श्लोक याद आ गया। सुनिए ओपनहाइमर ने क्या कहा। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. दोस्तों ये भगवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा की शक्ति को पहली बार इंसानों ने महसूस किया। आसमान में उड़ता मशरूम क्लाउड और धरती का कांपना, अब सब कुछ बदलने वाला था। अब अमेरिका के पास वो शक्ति थी जो दुनिया में पहले किसी के पास नहीं थी, लेकिन सवाल था इसका इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाए। खैर कुछ ही दिनों में अमेरिका ने अपना लक्ष्य बना लिया और वो लक्ष्य था जापान का हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 सुबह की पहली रोशनी जब हिरोशिमा की गलियों में फैली तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये पूरा शहर इतिहास बन जाएगा, वो भी एक ऐसी कहानी के रूप में जिसे याद करना भी दर्द देता है। दोस्तों अमेरिका ने हिरोशिमा को इसलिए चुना
क्योंकि ये जापान का एक अहम औद्योगिक और सैन्य केंद्र था, जहां जापानी सेना का मुख्यालय था, गोदाम था और हथियारों की फैक्ट्री भी थी। शहर में लगभग 3.5 लाख लोग रहते थे। इसके अलावा एक और वजह थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अब तक हिरोशिमा पर ज्यादा बमबारी नहीं हुई थी। इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पर परमाणु बम गिरेगा तो उसका पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हिरोशिमा एक घाटी में बसा हुआ है। उसके चारों ओर पहाड़ है और बीच में शहर है और इसकी वजह से धमाके की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 अमेरिकी विमान B-29 एनोला गे हिरोशिमा के ऊपर से उड़ान भरता है। इस विमान का नाम पायलट की मां के नाम पर रखा गया था। पायलट का नाम था कर्नल पॉल टिबेट्स और बम का नाम था लिटिल बॉय, जिसका वजन था लगभग 4 टन और ताकत थी 15 किलो टन TNT के बराबर। सुबह 8:15 पर बम को हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया गया और जब यह बम धरती से 600 मीटर ऊपर रहा तभी लिटिल बॉय फटा और फिर सब कुछ बदल गया। आसमान में एक सफेद चमक इतनी तेज कि आंखें बंद करने पर भी दिखे। दोस्तों, 0.2 सेकेंड में हिरोशिमा का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। धमाका इतना जोरदार था कि हर चीज वाष्प बन गई। लोगों की परछाइयां दीवारों पर जलकर छप गई। इमारतें, पेड़, जानवर सब कुछ खाक हो गया। शहर के बीचों बीच जलती हुई आंधी चली और आंधी के बाद सब कुछ शांत हो गया। दोस्तों, इस परमाणु विस्फोट के दौरान हिरोशिमा के ऐसे कई सारे लोग थे जो जिंदा बच गए थे और बाद में उन लोगों ने जो बताया उसने लोगों के दिल दहला दिए। दोस्तों, इस विस्फोट में करीब 70,000 लोग तुरंत ही मारे गए और जो लोग विस्फोट में नहीं मरे वो बाद में रेडिएशन से मारे गए और एक अनुमान लगाया जाता है कि हिरोशिमा में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे। हिरोशिमा के अंदर कैसा नजारा था वो हम थोड़ी देर बाद में जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम के सिर्फ 3 दिन बाद ही नागासाकी पर भी परमाणु हमला करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, हिरोशिमा पर हुए परमाणु विस्फोट के बाद भी जापान आत्मसमर्पण को तैयार नहीं हुआ। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि जापान के लोग शायद समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि यह इतिहास का पहला परमाणु हमला था। किसी को नहीं पता था कि यह परमाणु बम क्या कर सकता है। खैर दोस्तों, जब जापान आत्मसमर्पण को तैयार नहीं हुआ तो 9 अगस्त को अमेरिका ने एक और टारगेट चुना। पहले टारगेट था जापान का कोकुरा शहर, लेकिन उस दिन कोकुरा शहर के ऊपर काफी ज्यादा बादल छाए हुए थे। जब 9 अगस्त को पायलट इस शहर के ऊपर से उड़ान भरता है तो वो बताता है कि शहर के ऊपर काफी ज्यादा बादल है और वो अपने टारगेट को देख नहीं पा रहा। इधर पायलट को आदेश था कि जब टारगेट स्पष्ट रूप से दिखाई दे तभी बम को गिराना है, लेकिन जब पायलट कोकुरा शहर को नहीं देख पाया तो वो नागासाकी की तरफ बढ़ गया। नागासाकी भी सैन्य दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ पर जापानी सेना हथियार और टॉर्पीडो बनाती थी। सुबह 11 बजे के आसपास B-29 बॉक्सकार विमान नागासाकी के ऊपर से उड़ान भरता है। विमान के पायलट का नाम था मेजर चार्ल्स सेवनी और बम का नाम था फैटमैन। इसका वजन था 4.5 टन और इसकी ताकत थी 21 किलो टन की, यानी कि यह बम हिरोशिमा पर गिराए बम से भी काफी ज्यादा ताकतवर था। खैर दोस्तों, 9 अगस्त की सुबह 11:02 पर फैटमैन नाम के परमाणु बम को नागासाकी के ऊपर गिरा दिया गया। वैसे दोस्तों, नागासाकी की भौगोलिक परिस्थितियां हिरोशिमा से काफी अलग थी। नागासाकी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे धमाके का असर एक दिशा में केंद्रित हो गया। जब 11:02 पर विस्फोट हुआ तो एक नारंगी सफेद चमक शहर के ऊपर दिखाई दी। नागासाकी का तापमान सिर्फ एक पल में 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। पहाड़ों से टकराकर निकली शॉक वेव सब कुछ अपने साथ तबाह कर रही थी। हवा की तीव्रता इतनी तेज थी कि इंसानी शरीर उड़ रहे थे। कुछ लोग तो सिर्फ छाया बनकर जमीन पर रह गए। दोस्तों, ये आग का एक तूफान था जो आया और नागासाकी को पूरी तरह निगल गया। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराई इन दोनों बमों को बहुत ही नजदीक से एक आदमी ने देखा। दरअसल जब 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया तो यामागुची नाम का यह आदमी हिरोशिमा में था, लेकिन ये परमाणु विस्फोट में बच गया और बाद में वो अपने घर नागासाकी आ गया। लेकिन 9 अगस्त को नागासाकी में भी परमाणु विस्फोट हुआ और इसमें भी यामागुची जिंदा बच गया। यह इतिहास का पहला आदमी था जिसने दोनों परमाणु बम से सर्वाइव किया।
इसके अलावा दोस्तों येसुको नाम का एक फोटोग्राफर था। जब हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट हुआ तो वो हिरोशिमा नहीं पहुंच पाया, लेकिन 9 अगस्त की शाम को वो नागासाकी पहुंचे और अगले दिन उन्होंने नागासाकी में सैकड़ों तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में जले हुए बच्चे, झुलसे हुए चेहरे और गिरी हुई इमारतें और सब कुछ तबाह हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों येसुको ने नागासाकी में जो तस्वीरें खींची उनको बाद में दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम में रखा गया। ये तस्वीरें आज भी गवाह है कि विज्ञान का सबसे भयावह चेहरा कैसा होता है। दोस्तों इस विस्फोट की वजह से नागासाकी में 75,000 लोग तुरंत ही मारे गए थे। यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए विस्फोट में एक ही पल में करीब 1.5 लाख लोग वाष्प बन गए। वैसे दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद भी जापानी सेना ने तुरंत हार नहीं मानी। लेकिन दोस्तों जब रेडियो एक्टिव जहर फैला तो इधर अस्पताल ध्वस्त हो चुके थे, शहर राख हो चुके थे। तो 15 अगस्त 1945 को जापान का सम्राट हिरोहितो ने जापानी रेडियो पर आकर आत्मसमर्पण की घोषणा की। ये पहला मौका था जब आम जापानी नागरिकों ने अपने सम्राट की आवाज सुनी। वो आवाज कांप रही थी, न केवल माइक्रोफोन में बल्कि पूरी जापान की आत्मा में। खैर दोस्तों उसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान की सेना ने भी आत्मसमर्पण कर लिया और उसके बाद ही दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में समाप्त हो गया। 6 सालों तक चले इस युद्ध में 7 करोड़ लोगों ने जान गंवाई। दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब दोस्तों लास्ट में यह जानते हैं कि हिबाकुसा का क्या मतलब होता है। दरअसल दोस्तों ये जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है वो व्यक्ति जो बम की चपेट में आया हो लेकिन वो जिंदा बच गया। अब दोस्तों ये हिबाकुसा जो लोग थे जिन्होंने परमाणु हमले को झेला था उनके ऊपर काफी ज्यादा शारीरिक प्रभाव पड़ा था। जैसे कि उनकी त्वचा जल गई, उनके बाल गिर गए, वो आंखों से अंधे हो गए, त्वचा के ऊपर छाले पड़ गए। इसके अलावा कई सारे लोगों को कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई थी। इसके अलावा हिबाकुसा लोगों के ऊपर मानसिक प्रभाव भी पड़ा। जिन लोगों ने परमाणु विस्फोट की आवाज सुनी थी उनको रात में बम गिरने की आवाज सुनाई देती थी। वो रात में चीख कर जाग जाते थे। और दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि कई सारे हिबाकुसा ऐसे थे जो अकेले टूट गए थे और उन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली। इसके अलावा दोस्तों जापान की समाज ने हिबाकुसा लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। जैसा कि हिबाकुसा लोगों से कोई शादी नहीं करता था, उन लोगों को कोई नौकरी नहीं देता था। इसके अलावा उनको बीमार और अशुभ माना जाता था। और जो हिबाकुसा के बच्चे थे उनसे भी लोग डरते थे और उन बच्चों को रेडिएटेड मानते थे। यानी कि जापान की समाज ने हिबाकुसा लोगों को अपनी समाज से अलग कर दिया। विस्फोट के अंदर जिन लोगों ने अपनों को खोया, अपने सामने अपनों को जलते हुए देखा, उन्हीं के साथ जापान की समाज ऐसा व्यवहार कर रही थी कि परमाणु बम से भी बुरे जख्म हिबाकुसा लोग झेल रहे थे। खैर दोस्तों बाद में कई सारे हिबाकुसा लोग दुनिया के सामने आए। उन लोगों ने इंटरव्यू दिया, उन लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी और सभी हिबाकुसा लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही कि हम लोग दोबारा ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहते। हमारी दर्दनाक कहानी को पूरी दुनिया आखिरी बना दे। इसके अलावा दोस्तों जिन वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाए थे उन लोगों ने जब हिरोशिमा और नागासाकी का दृश्य देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कई सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरी दुनिया में ये आवाज उठाई कि कोई भी देश परमाणु बम ना बनाए। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि आज पूरी दुनिया के पास 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार है और ये सभी बम हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उनसे सैकड़ों गुना ताकतवर है। अब दोस्तों जरा सोचिए कि दुनिया अंगार के ढेर पर बैठी है और बस एक तीली लगाने की जरूरत है और पूरी मानवता ही धरती से मिट जाएगी। दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये जरूरी था या फिर नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।